हेलो, फिर से स्वागत है इस क्लास पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल एक कोशिका। तो सेल जो होता है, जैसे जो हम घर बनाते हैं, जब जो बिल्डिंग बनता है, जो बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग बनने से पहले फाउंडेशन के बाद जब बहुत फाउंडेशन से वो कंप्लीट होने तक यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ईंटें सीमेंट के साथ यहाँ पे लगाया जाता है, फिर एक बिल्डिंग बनता है बाद में, यानी कंप्लीट। तो ये जो छोटे छोटे जो यहाँ पे जो ईंट लगा गया है, इसी ईंट या जो हिंदी में जिसे जो ब्रिक्स होता है, उसी इससे कहा जाता है, या आप कह सकते हैं ये होगा इसी बिल्डिंग का एक सेल की तरह काम करता है जो ईंटें होते हैं। वैसे ही जो सेल होता है, हमारे जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स का और जो भी एनिमल्स होते हैं, उनका जो सबसे छोटा या जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी सबसे छोटा इकाई और जो क्रियात्मक इकाई होता है, वो होता है सेल। क्योंकि बहुत सारे सेल मिलके एक एनिमल्स और या प्लांट्स और बाकी जो भी जितने सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे इसी सेल से ही बनते हैं। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो इसी लाइन को आप याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में। तो ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो हो गया सेल। और इसे डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665। और रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था जो सेल था, वो था कॉर्क का सेल, जो कि डेड कॉर्क सेल, यानी जो पेड़ होते हैं, पेड़ के बाहरी हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसे जो पेड़ होते हैं, पेड़ के ये जो बाहरी हिस्सों में जो होता है, वो वहाँ पे होता है कॉर्क सेल, जो कि डेड होता है। तो डेड सेल का डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा और 1665 पे, और वो तो डेड था। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे, और उन्होंने एक किताब लिखा था माइक्रोग्राफिया, और इसी किताब में जो माइक्रोग्राफिया किताब लिखा था, इसी में ये जो कॉर्क का सेल, जो कॉर्क का सेल, इसके बारे में जिक्र किया था। और पहले इन्होंने हम जो ये जो सेल वर्ड देखते हैं, पहले इसे सेल कहा नहीं जाता था, पहले इसे कहा जाता था सेलुला, जो लैटिन वर्ड होता है सेलुला। और इसी सेलुला से ही बाद में ये सेल का वर्ड आया है। तो ये माइक्रोग्राफिया बुक में ये सारे उन्होंने जिक्र किया था, जो रॉबर्ट हुक। फिर जो लिविंग सेल, ये रहा कॉर्क का सेल, जो पेड़ का होता है, जो बाहरी वाला हिस्सा वहाँ पे होता है आपको सेल वॉल। ये होगा सेल वॉल, जो बाहरी हिस्सा ये है। और सेल वॉल जो होता है, वो एक तो होता है फ्लेक्सिबल और थिक भी होते हैं, थिक और फ्लेक्सिबल, और ये बनते हैं सेलुलोज से। सेलुलोज, ये आपको याद है, जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बनते हैं। और ये जो सेलुलोज है, ये एक पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, जो ग्लूकोज C6H12O6, इसी का ही एक कंपाउंड वर्जन कह सकते हैं, जो ये सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज, और ये सेलुलोज होता है सेल वॉल पे। तो ये गया। फिर हम आ जाएंगे लिविंग सेल के बारे में। वो तो गया डेड सेल, रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया। फिर आ गया लिविंग सेल। जो लिविंग सेल डिस्कवर किया गया, बहुत जो साइंटिस्ट थे वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया को, जो लिविंग बैक्टीरिया के सेल को देख के उन्होंने ये डिस्कवर किया था लिविंग सेल का। और उन्होंने सिर्फ ये लिविंग सेल जो होता है, सिर्फ ये नहीं, ये जो रेड ब्लड सेल होता है, इसे भी डिस्कवर किया गया उनके द्वारा। और जो होता है, और एक यहाँ पे शायद जिक्र हमने लिखा नहीं है, और होता है स्पर्म सेल। जो स्पर्म का सेल होता है, ये भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा डिस्कवर किया। एक तो स्पर्म सेल, फिर ब्लड सेल यानी जो रेड ब्लड से RBC कह सकते हैं, RBC, स्पर्म सेल, और जो ये बैक्टीरिया से जो सबसे पहले जो लिविंग सेल, ये तीनों को
ये एंटोनी वैन लीeuwenhoek ही डिस्कवर किया है। और यहाँ पे उन्होंने बताया था कि कुछ सेल ऐसे हैं जो कि जिसका सेल ऐसे कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता, एमीबा की जैसा होता है, जैसे एमोइबा के जैसा उनका जो बाहरी हिस्सा जो सेल वॉल का जो मेम्ब्रेन होता है आप देख सकते हैं वो इरेगुलर होता है, यानी वैसे कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता है। उसी तरह की सेल भी होते हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं ज़्यादातर आपको देखते मिलेगा जो वो होते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का, आयताकार टाइप का होता है। और जो होते हैं एनिमल्स का सेल वो ऐसे राउंड होते हैं। और जो हमारे बॉडी या जो जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं उनका जो नार्व सेल होता है वो उसका सेल उसका जो शेप होता है वो ट्री लाइक पेड़ों की तरह दिखाई देता है जो नार्व सेल होते हैं। फिर आ जाएंगे हम मेटाबॉलिक। और सेल में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिक यानी जो न्यूट्रिशन या जो भी हम खाते हैं वो जब डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, फिर जाता है सभी सेल के अंदर, और उसी सेल में होता है रिएक्शन जिसके थ्रू एटीपी बनता है, एटीपी। और इसी एटीपी को हम जो भी हम कार्य करते हैं वहाँ पे इसे यूज करते हैं। और ये एटीपी भी कहाँ बनता है, सेल के अंदर। अगर पूछ गया कि सेल के अंदर कहाँ पे, तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे ये एटीपी बनते हैं। तो वहाँ पे होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ सेल के अंदर। फिर हम आ जाएंगे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी दिया गया था सेल्डन और स्वान, ये दो साइंटिस्ट होते हैं। जो सेल्डन है उन्होंने दिया था प्लांट सेल थ्योरी, यानी वो कह सकते हैं वो थे बोटानिस्ट यानी बोटानिस्ट वो हैं जिनका बोटानी के बारे में यानी पेड़ों के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है, उसे कहा जाता है बोटानिस्ट। ये बोटानी से बोटानिस्ट हुआ है। बोटानी यानी पेड़ों के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है बोटानी। और जो एनिमल्स होते हैं प्राणी के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है जूलॉजी। और जूलॉजी के बारे में जो ज़्यादा ज्ञान रखता है उसे कहा जाता है जूलॉजिस्ट। तो जूलॉजी यानी प्लांट एनिमल्स के बारे में स्टडी करना, और जो ज़्यादा ज्ञान रखता है एनिमल्स के बारे में उसे कहते हैं जूलॉजिस्ट। और ये जो बोटानी और जूलॉजी ये दोनों को मिला के कहा जाता है बायोलॉजी। जो बायोलॉजी टॉपिक आप पढ़ते हैं +2 +3 में ये रहा। तो बायोलॉजी में दोनों आते हैं, बोटानी भी जूलॉजी भी। तो ये जो थे सेल्डन वो थे प्लांट सेल थ्योरी यानी वो थे बोटनिस्ट, उन्होंने थ्योरी दिया था 1838 में। और फिर आते हैं स्वान, उन्होंने दिया था एनिमल सेल थ्योरी यानी वो थे जूलॉजिस्ट 1839 पे। तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में 38 39 पे इन्होंने ये थ्योरी दिया था, इसी को कहा जाता है सेल थ्योरी। जहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछ दिया कि सेल थ्योरी किस किस सेल को लेके वो बना गया है, तो कह सकते हैं वहाँ पे प्लांट सेल भी है एनिमल सेल भी है, ये दोनों को जिक्र किया गया है वहाँ पे सेल थ्योरी पे। और ये दोनों साइंटिस्ट हो गए सेल्डन स्वान। और ये रहा साइटोलॉजी यानी सेल के बारे में स्टडी करने को साइटोलॉजी कहा जाता है, इसे भी याद रखना साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहाँ से। फिर अगर सेल बायोलॉजी, जो साइटोलॉजी होता है सेल के बारे में स्टडी करना, उसी को जो साइटोलॉजी होता है उसी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। और उसी को माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि जो सेल को स्टडी करने के लिए आपको जो माइक्रोस्कोप होता है उसे आपको ज़रूरत पड़ता है, इसलिए उसे माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी भी कहा जाता है। और जो सेल थ्योरी जो ये सेल्डन स्वान के द्वारा दिया गया है, वहाँ पे जो वायरस होते हैं उसे एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड यानी वहाँ पे वायरस के बारे में वैसे कुछ नहीं है सेल थ्योरी पे। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये सेल थ्योरी जो दिया गया है वहाँ जैसे कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया नहीं गया, वो होगा वायरस। फिर हम आ जाते हैं रिडोल्फ बुर्जो, इन्होंने उसी सेल थ्योरी के बारे में और कुछ स्टेटमेंट वहाँ पे ऐड कर दिया, और कुछ स्टेटमेंट यानी वो दिया था 1855।
तो लास्ट अटेम्प्ट जो उनका था वहाँ पे कुछ ऐड करने के लिए वो था 1855। उन्होंने दिया था जो सेल होता है वो डिवाइड होता है और फिर डिवाइड होके न्यू सेल वही पुरानी सेल से ही बनती है। उसी को लाटिन लैंग्वेज में ये कहा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ओमनिस मतलब पता है न्यू, नहीं, ओमनिस सेलुला यानी न्यू सेल, ई सेलुला मतलब पुरानी सेल। तो जो न्यू सेल्स होते हैं वो पुरानी सेल से ही बनते हैं। द न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से ही मौजूद होता है, जो पुरानी सेल होते हैं वहाँ से ही न्यू सेल्स बनते हैं सेल डिवीजन करके। वैसे हम बाद में जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे वहाँ पे जो सेल का डिवीजन होता है कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, फिर मल्टी डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, इसके सारे को हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका रोजो बच्चों का कंट्रीब्यूशन जो सेल थ्योरी दिया गया था। बस ये ईयर को याद रखना। उन्होंने जो लास्ट अटेम्प्ट दिया था 1855, और ये जो न्यू सेल बनते हैं पुरानी सेल से, ये वाला लाइन को याद रखना। और वो डिवाइड होते हैं। फिर हम आ जाएंगे सेल साइज। जो सेल का साइज होता है, अगर हम देखें सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल होगा, तो सबसे बड़ा होगा जो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच तो आप हिंदी में इसे क्या कहते हैं आप कमेंट कर देना। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो, उसका अगर डायमीटर देखोगे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यानी जो आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा यहाँ पे एक स्केल दिखाई देगा। तो वहाँ पे अगर आप देखो वो स्केल का साइज होता है 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर तो वहाँ पे मार्क किया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा 15 सेंटीमीटर से भी थोड़ा सा बड़ा है, इधर से थोड़ा बड़ा, इधर से थोड़ा। लेकिन जो ये जो इकाई होता है 0 से 15 सेंटीमीटर, इतना लंबा डायमीटर का ये जो अंडा होता है ऑस्ट्रिच का, वो होता है 15 सेंटीमीटर का। यानी कह सकते हैं वो स्केल की लंबाई जितना उतना होता है। और वो हैवीएस्ट सेल भी कहा जाता है जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, क्योंकि उनका वजन अगर आप देखोगे वो 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो के आसपास होता है जो ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो ये हैवीएस्ट सेल भी ऑस्ट्रिच का एग, और लार्जेस्ट सेल भी वही ऑस्ट्रिच का सेल। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, जो आई होता है ऑस्ट्रिच का, वो उसका जो ब्रेन होता है ब्रेन से भी बड़ा होता है उसका आई। फिर हम देखेंगे ये स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल को अगर देखोगे, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा का होता है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया। उनका साइज अगर देखोगे ये रहा 0.3 माइक्रोमीटर, ये एवरेज है। अगर आप ये एनसीईआरटी किताब से देखोगे तो ये 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होते हैं ये, और एवरेज 0.3 माइक्रोमीटर। तो इसका साइज, और ये सबसे छोटा सेल कहा जाता है। और इसे जकोर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर घुस के वहाँ पे वो डिजीज क्रिएट करता है। बहुत सारे डिजीज क्रिएट करने के बाद जो पेड़ होता है वो इसे, जो माइक्रोप्लाज्मा होता है, इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाता। इसीलिए इसे जकोर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और इनका ये जो माइक्रोप्लाज्मा का और एक स्पेशलिटी है यहाँ पे, उसका सेल वॉल होता नहीं है। सेल वॉल, जो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन जो खाते हैं वो मेडिसिन सिर्फ उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में असर पड़ता है जिसका सेल वॉल होता है। लेकिन ये जो माइक्रोप्लाज्मा होता है उसका सेल वॉल ही नहीं होता है। अगर आप जिस भी पेड़ों पे ये होगा, अगर वहाँ पे आप एंटीबायोटिक भी दोगे तो भी ये जो माइक्रोप्लाज्मा होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ माइक्रोप्लाज्मा जिसके पास होता है उसी पे ही वो उसका जो इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक माइक्रोप्लाज्मा का आप याद रखना, सेल वॉल होता नहीं है, और इसे कहा जाता है जकोर ऑफ प्लांट किंगडम। और जिसको और थोड़ा पढ़ना है ज़्यादा, ये जो हमने बॉक्स में डाल दिया है ये आप पढ़ सकते हैं, ये वाला।
और इसीलिए इसे रेजिस्टेंट ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होता है वो सिर्फ टारगेट करता है सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो धीरे धीरे वहाँ पे ही मर जाएगा। लेकिन ये तो बिना सेल वॉल के ही जीता है, इसलिए यहाँ पे आपको जो एंटीबायोटिक होता है वो इसके बॉडी पे काम नहीं करता, इसलिए इसे रेजिस्टेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, या जो गुण होता है वो होता है रेजिस्टेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर हम देखेंगे ये आप देख लेना जो मैंने बॉक्स में और थोड़ा डिटेल में जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। जोकोर कहते हैं इसीलिए क्योंकि ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड डिसीव, ये पेड़ों को धोखा भी दे सकता, धोखा यानी वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, पेड़ों के द्वारा वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए इसे जोकोर कहा जाता है प्लांट का। और इसी को पीपीएलओ भी कहा जाता है, पीपीएलओ प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या कब डायरेक्ट याद रखना, उसका जो शेप होता है उसका शेप इसी की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, यानी प्ल्यूरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, निमोनिया के स्ट्रक्चर या शेप की साइज का यह होता है, इसीलिए कहते हैं पीपीएलओ प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर हम आएंगे जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स में अगर आप देखोगे सबसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट सेल को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन्स में वो है न्यूरॉन सेल। जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो भी जो मोटर न्यूरॉन सेल होता है वो मोटर न्यूरॉन सेल सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा होता है। उसका लेंथ होगा देखोगे 1 मीटर या कह सकते हैं 3 फीट, 3 फुट तक होते हैं लंबाई में। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो स्पर्म सेल, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। ये स्पर्म सेल सबसे छोटा। ये अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन्स अगर सिर्फ ह्यूमन पूछेगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा स्पर्म, लेकिन अगर यहीं पे पूछ देगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, अगर पूछ देगा फीमेल तो तब हो जाएगा सर, वहाँ पे आ जाता है ब्लड, आरबीसी आ जाता है। फिर हम देखेंगे और ह्यूमर्स में सबसे बड़ा सेल तब हो जाएगा ओवम, जो डिम्बाणु होते हैं फीमेल्स में, उनका अगर देखोगे डायमीटर, ये तो 0.1 मिलीमीटर डायमीटर, जो कि शुक्राणु से स्पर्म का जो सेल होता है स्पर्म सेल से 20 गुना बड़ा है ये जो ओवम का सेल, डिम्बाणु का जो सेल होता है। तो ह्यूमन्स का सबसे बड़ा हो गया ओवम, सबसे छोटा स्पर्म, और सबसे लार्जेस्ट बड़ा यानी लंबाई में तो हो गया ये जो न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन। फिर हम देखेंगे सेल टाइप। तो सेल आपको ज़्यादातर ये 2 टाइप का होते हैं, एक है प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। और उसका अगर फीचर कुछ देखेंगे, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का अगर फीचर देखेंगे वहाँ पे होता है सेल वॉल, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे आपको सेल वॉल दिखाई नहीं देगा, उनका सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर यहाँ पे जो होता है वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है जो प्लांट्स में, लेकिन जो एनिमल्स में होते हैं वो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वहाँ पे। और ये होते हैं ऑटोट्रोपिक का नहीं, ये अपनी खुद का भोजन खुद अपनी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल, इसी क्लोरोफिल के वजह से ही जो पौधे होते हैं वो ग्रीन भी दिखते हैं, ग्रीन, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल के सेंटर में होता है मैग्नीशियम, इसी मैग्नीशियम के वजह से ये जो ग्रीन दिखता है ये। तो और इसी क्लोरोफिल की वजह से ही उन्होंने जो सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपने भोजन प्रिपेयर करते हैं। और जो भी अपने भोजन को खुद प्रिपेयर करने का जो एबिलिटी रखता है उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक, यानी खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करना। फिर हम आ जाएंगे
और जो नहीं कर पाते उसे कहा जाएगा हेटेरोट्रॉपिक, यानी किसी दूसरों के ऊपर भरोसा करके या किसी दूसरों से अपनी भोजन लेते हैं, वो हो जाएंगे हेटेरोट्रॉपिक। और जितने सारे पेड़ हो गए वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि सभी के पास क्लोरोफिल होता है। तो ये रहा प्लांट का सेल, प्लांट, ये रहा उनका जो बाहरी हिस्सा, ये हो गया सेल वॉल। ये वाला आप नहीं देखना, ये पे आपको बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगा। जो पहले वाला जो आउटर कवरिंग होता है वो सेल वॉल हो जाएगा, सेल वॉल। फिर उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, उसके अंदर ये सारे वहाँ पे लिक्विड पदार्थ है, जो लिक्विड जो आप फ्लूइड दिखने को मिलेगा वो होगा साइटोप्लाज्म। ये वाला जो वर्ड है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म। फिर ये जो सेंटर में ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो चारों ओर ये सब देखते हैं, ये सारे होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी होते हैं दो टाइप का, एक तो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ये यहाँ पे होगा क्लोरोप्लास्ट। फिर यहाँ पे आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर हम आ जाते हैं ये वाला देखो, ये थोड़ा मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो ये रहा प्लांट का सेल जो होता है आयताकार यानी रेक्टेंगुलर टाइप का। ये सेंटर में हो गया, ये होगा न्यूक्लियस, ये वाला ये न्यूक्लियस हो गया। फिर न्यूक्लियस के बाद ये जो न्यूक्लियस के बाहरी या सेंटर में होगा न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। फिर उसका न्यूक्लियस के बाहर ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यहाँ पे आता है गोल्जी बॉडी। और ये जो वहाँ पे उसका सेल के अंदर ये जो लिक्विड पदार्थ होते हैं यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, वो हो गया साइटोप्लाज्म। ये होगा न्यूक्लियस तो सेंटर का। फिर न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ये सेल वॉल जो बाहरी का जो कवरिंग होता है वो हो गया सेल वॉल, और अंदर वाला जो कवरिंग होता है वो होगा सेल मेम्ब्रेन। ये आप देखते हैं यहाँ पे, ये जो राइट साइड पे है ये है एनिमल का सेल, एनिमल सेल। ये लेफ्ट वाला प्लांट सेल। तब प्लांट सेल एनिमल सेल में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कॉमन है, क्योंकि ये दोनों में पाया जाता है, सेल एनिमल में भी प्लांट में भी। लेकिन जो ये ये सेल वॉल होता है वो सिर्फ आपको प्लांट सेल में दिखेगा। और यहाँ पे आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सिर्फ दिखेगा एनिमल सेल में। और माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टरनेटिव जो प्लांट सेल में होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। वहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा नहीं, उसके जगह मिलेगा ये क्लोरोप्लास्ट। तो सिर्फ ये इसी में डिफरेंस है ये वाला। और एक रहा वैक्यूल। वैक्यूल कहाँ गया, ये रहा, ये जो वैक्यूल ये वाला। यहाँ पे प्लांट में आपको बड़ा साइज का वैक्यूल दिखाई देगा, ये बड़ा होगा, लेकिन जो एनिमल्स में ये छोटा होते हैं, बस छोटे होते हैं वैक्यूल्स। और यहाँ पे ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे हो गए माइटोकॉन्ड्रिया। फिर यहाँ पे भी आपको ये रहा सेंटर पर न्यूक्लियोलस, उसके बाद का ये रहा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होते हैं इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही जब न्यूक्लियस में जो फ्लूइड पदार्थ होते हैं उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर जैसे ये सेल का जो उसका जो आउटर कवरिंग को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस का जो कवरिंग होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फिर ये कहता वैक्यूल हो गया। फिर यहाँ पे को राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी, राइबोसोम ये दिखने को मिलेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में ये जो सेल होता है उसका जो जितने भी सारे सेल के अंदर होते हैं, और सेल के अंदर जितने भी सारे ये जो छोटे छोटे
आप देख सकते हैं ये जो जितने भी सारे होते हैं इसे ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो सेल सेल बनते हैं ऑर्गेनेल्स, ये जो होते हैं ऑर्गेनेल्स, इसे ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो सेल के अंदर जितने सारे भी होते हैं उससे कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। और इसी ऑर्गेनेल्स में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स अगर देखोगे कौन सा सबसे बड़ा, सेल के अंदर भी सबसे बड़ा होगा ये जो न्यूक्लियस होता है, सेल में सबसे बड़ा यही होता है जो न्यूक्लियस। तो राइबोसोम भी, और आप देखो राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी एनिमल में भी। फिर हम देखेंगे थोड़ा एनिमल का फीचर, मैंने तो ऑलरेडी इस यहाँ पे बता दिया। जो एनिमल का फीचर अगर देखोगे उनका सेल का, उस पर आपको सेल वॉल दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ पे मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। और ये इसमें वो जो वेहिकल होते हैं वो भी छोटे होते हैं। पेड़ों के जो सेल होते हैं वहाँ पे बड़ा होता है वेहिकल, लेकिन यहाँ पे छोटा। फिर ये होते हैं हेटेरोट्रोपिक, यानी इनके अंदर आपको नो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा नहीं, इसलिए ये अपनी खुद का भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये अब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है हेटेरोट्रोपिक, यानी कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। और ये भी जो उनका जो एटीपी बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर होता है वहाँ पे बनता है एनर्जी, ये जो एनर्जी प्रोडक्शन, इसलिए पावर हाउस भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये रहा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी पे ही एटीपी बनते हैं जो एनिमल्स का होता है। जो हम खाते हैं वो हजम यानी डाइजेस्ट होने के बाद हमारा जो ब्लड होता है उससे वो एब्जॉर्ब होके सेल के अंदर आता है, और सेल के अंदर आता है वो भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है जो हम खाते हैं, और यहाँ पे बनता है एटीपी। और एटीपी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, शक्ति मुद्रा। तो इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो फिर हम देखेंगे, ये रहा एनिमल्स का सेल, यहाँ पे कुछ ये रहा, एक तो राउंड एनिमल का सेल, एक तो राउंड होगा, लेकिन जो प्लांट का होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। फिर यहाँ पे आपको न्यूक्लियस सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके चारों ओर आपको ये मिलेगा गोल्जी बॉडी हो गया उसके चारों ओर। फिर इसमें जो लिक्विड पदार्थ हैं ये तो मैंने बताया, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म, उसका जो कवरिंग, सिर्फ यहाँ पे एक ही कवरिंग होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे सेल वॉल होता नहीं है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये डायग्राम थोड़ा सा इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं और एक दूसरा डायग्राम लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे आपको डिटेल में। यहाँ पे मैंने ये लगाया था, ये देख लो, ये जो मैंने अपनी हाथों से बनाई, यहाँ पे न्यूक्लियस, ये होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर ये रहा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का जो कवरिंग, ये होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो हो गया ये सेल मेम्ब्रेन, उसका जो लिक्विड पदार्थ होता है वो होगा साइटोप्लाज्म, ये होगा वैक्यूल, फिर राइबोसोम, ये सारे हो गए राइबोसोम्स। तो हम ये जो सेल ऑर्गेनेल्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं, जो सेल के अंदर जितने भी सारे होते हैं वो सभी को कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। द ईच सेल कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर जो भी आप देखते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो, यहाँ पे जो न्यूक्लियस हो, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, या गोल्जी बॉडी, या राइबोसोम, ये सारे को आप सभी को एक एक ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं। ये भी एक ऑर्गेनेल्स, ये भी एक ऑर्गेनेल्स, जो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक ऑर्गेनेल्स है,
न्यूक्लियस ये भी एक ऑर्गेनेल्स। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स के द्वारा बनता है एक सेल। जैसे हमारे बॉडी का जितने सारे अंग हो गए कबा या जितने पेड़ हो या एनिमल्स हो वो बनते हैं सेल। बहुत सारे सेल के द्वारा बनता है एक एनिमल या प्लांट, और सेल बनता है सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा। सेल ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा बनता है सेल, फिर बहुत सारे सेल के द्वारा बनता है टिश्यू, फिर बहुत सारे टिश्यू के द्वारा बनते हैं ऑर्गन, फिर बहुत सारे ऑर्गन के द्वारा बनते हैं एक बॉडी, एक प्रॉपर बॉडी तब बनता है। और इसमें ये जो 10 ट्रिलियन हमारे जो बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं, अगर आप उनका संख्या देखें कितने हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 10 ट्रिलियन सेल्स होते हैं वहाँ पे। 10 ट्रिलियन यानी एक पे आप 13 जीरो, यहाँ पे एक पे अगर आप ऐसे ये कितना 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतना, यानी यहाँ पे आता है 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का सेल्स अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स है वैसे आपको ये प्रॉपर नहीं, अप्रॉक्स इतना सेल मिलेगा। 10 लाख करोड़ का सेल होता है हमारे बॉडी में। फिर जो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? जो साइटोप्लाज्म होता है उसी को ही प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जो सेल के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है, मैंने जो बताया, इससे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म को ही कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है या जो भी प्रोटोप्लाज्म है उसका अगर देखोगे वो बनती है, वहाँ पे होता है वाटर, ज़्यादातर तो वाटर ही होता है वहाँ पे। फिर वाटर के अंदर होते हैं आयंस होते हैं, कुछ सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ फैट्स, विटामिन्स और कुछ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी जो DNA RNA ये सारे हो गए। तो ये सारे मिलके बनते हैं साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे कंपेयर करते हैं जो प्लांट सेल एनिमल सेल्स हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे जो ये रहा प्लांट, ये रहा एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपको सेल वॉल दिखने को मिलेगा, प्रेजेंट है वहाँ पे, लेकिन जो एनिमल्स है वहाँ पे नहीं है। फिर देखोगे तो उनका जो शेप होता है प्लांट सेल का रेक्टेंगुलर टाइप का, और जो एनिमल्स का होता है वो राउंड और किसी में इरेगुलर टाइप का भी होता है, इरेगुलर या मोहिबा लाइक का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे। फिर क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पेड़ों पे होता है, प्रेजेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और उसी से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और ये जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे होता नहीं है। फिर वैक्यूल यहाँ पे बड़ा होता है लेकिन यहाँ पे छोटा होता है जो एनिमल्स में। एनर्जी सोर्स अगर देखो ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक, खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक क्योंकि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड्स ऑन अदर। फिर लाइसोजोम यहाँ पे रेयर, कुछ पेड़ों पे पाया जाता है और ये इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है प्लांट्स में, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे आपको लाइसोजोम दिखेगा। ये जो डाइजेशन में हेल्प करता है जो लाइसोजोम होता है। फिर रहेगा सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स होता है वो पेड़ों में होता नहीं है लेकिन एनिमल्स में होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं सेल डिवीजन करते समय, ये हेल्प करते हैं जो सेंट्रियोल्स होता है। फिर ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो अभी बताए। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी, यानी मिनिमम ऐसे कुछ हैं वहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखने को मिलेगा, लेकिन ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। और इससे वो क्या ATP जो खाने के बाद हजम यानी डाइजेस्ट होने के बाद जब ऑब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद सेल में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसी से बनते हैं ATP।
और ये एटीपी बनाने में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हेल्प करता है एनिमल सेल में। फिर हम आ जाएंगे ये सेंट्रियोल को थोड़ा जान लें, सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल का काम होता है यार सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल टाइप का होते हैं और ये एनिमल्स में पाए जाते हैं। टाइपिकली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है जो सेंट्रियोल होता है। और ये सेल डिवीजन में की रोल प्ले करता है यहाँ पे सेल डिवीजन में, यानी जो माइटोसिस मायोसिस ये तो होता है सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है। तो सिर्फ ये याद रखना सेल डिवीजन में ये की रोल निभाता है जो सेंट्रियोल होता है। हेल्पिंग ऑर्गेनाइज द स्पिंडल फाइबर्स, ये सब छोड़ो यार, सिर्फ ये याद रखना सेल डिवीजन में सेल डिवीजन में ये काम में आता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिलिया फ्लाजेला ये वाला, बस और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो शॉर्ट नट, ये होता है सिलिंड्रिकल टाइप का और मेड ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल से ये बनता है। और इसका जो फंक्शन होता है जो कार्य होता है वो होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर और हो गया फॉर्मिंग सिलिया फ्लाजेला, ये आप याद रखते हैं उनका जो काम होता है जो सेंट्रियोल का। और इसका लोकेशन होता है नियर न्यूक्लियस और ये एनिमल सेल में पाया जाता है। और ये वाला बस ये हो गया हमारा सेल। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।